मैं हूं अभिषेक तिवारी और बॉलीवुड डायरीज में टीम पोएटिक आत्मा की तरफ से मैं आप सभी का शौर्य नमन की तरफ से और प्रेरणा दर्पण साहित्य मंच की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और दोस्तों, आज कौन है हमारे साथ? आज कौन है हमारे साथ? हमारे साथ है रघुवीर शेखावत साहब, और जिनके लिए अगर ये कहा जाए कि आज की तेरी जिंदगी कल बनेगी एक इतिहास, कल वो तेरी पूजा करेंगे जो करते हैं तेरा उपास। और आसमान पे एक उभरता चमकता नाम, हिंद का नाम रोशन करता, अपनी लेखनी की वजह से लेखनी जगत के दिल, जान और धड़कन बन चुके रघुवीर शेखावत साहब। शायद अभिषेक जी के उधर का नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। तो जब तक अभिषेक जी लाइव होते हैं, नेटवर्क के साथ फिर से आते हैं, तब तक मैं उनका जिम्मा संभालती हूँ। नमस्कार, मैं ओशीन, आप सब मुझे जानते हैं, पोएटिक आत्मा के मंच से मैं जुड़ी हुई हूँ और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आज की शाम, आज की बेहद ही खूबसूरत शाम जो रात की तरफ ढल रही है। और हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान हैं सर रघुवीर शेखावत। और ये एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, इन्होंने कई शोज लिखे हैं। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है पोएटिक आत्मा के मंच पर। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। शुक्रिया तो जी, जी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी व्यूअर्स कि एक बेहद ही आम सा व्यक्ति जो आप जैसा ही, हम जैसा ही साधारण है, हम जैसे ही बात करते हैं, सोचते हैं, घर के काम में रहते हैं, लेकिन वही एक आम सा व्यक्ति जब कुछ खास सोचता है, एक खास विषय पर सोचता है, और जब उसकी लेखनी, उसका जब उसकी जब कलम चलती है, तो उसका जादू सर चढ़ कर बोलता है, जिसका जीता जागता गवाह है, जीते जागते गवाह है कुछ शोज। स्क्रिप्ट राइटर सर रघुवीर सर का के शोज है जिनको इन्होंने लिखा है। उन शोज के जब आप नाम सुनेंगे तब आप हैरत में हो जाएंगे कि अरे, हमारे पसंदीदा शो के हीरो और हीरोइन के जो एक्टिंग है कर रहे हैं, उनके पीछे के जो पर्दे के पीछे जो हीरो है वो तो रघुवीर शेखावत सर है। आइए मैं आपको उनके लिखे हुए शोज के नाम बताती हूँ। कुछ फहरिस्त तो वैसे बहुत लंबी है, लेकिन कुछ शोज हैं जैसे जी टीवी के रामायण, बालिका वधू, एक वीर की अरदास वीरा, भाभी जी, घर पर है, हापू के उल्टन पलटन, लाल इश्क भुट्टू, 1:40 की लास्ट लोकल, रफू चक्कर फिल्म, थ्री बैचलर, नई पड़ोसन, और वेब सीरीज। जी हाँ, जिसके आप लोग, मैं जैसे ही नाम बोलूंगी आप तुरंत रघुवीर सर से कनेक्ट कर लीजिएगा कि अच्छा ये शोज इन्होंने लिखा है। तो क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज इन्होंने लिखा है, जिनके लिए इनको अवार्ड भी मिला हुआ है। बारिश वन, और खास तौर पे बात की जाए बारिश टू, जो शर्मन जोशी साहब अभी उनकी आ रही है बारिश टू, ये शो, ये वेब सीरीज भी रघुवीर सर ने लिखा हुआ है। तो रघुवीर सर, सबसे पहले तो बहुत लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी आपको इन सभी स्क्रिप्ट, इन सभी हिट शोज को लिखने के लिए, और हम सभी को मन बहलाने के लिए, मनोरंजन के लिए। एक्चुअली मैं कहूँगा कि मुझे मुबारकबाद देने के साथ-साथ में मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे इन शोज़ को पसंद किया गया है और लोगों ने समझा है कि हम क्या कहना चाहते हैं। और इन शोज़ को लंबा चलाने में और इनको पॉपुलर करने में हमने तो अपनी कोशिश की है, बट असली प्रसाद जो मिला है वो तो जनता की तरफ से मिला है, लोगों की तरफ से मिला है। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की राइटिंग को पसंद किया है, जो थोड़ा-सा डिफरेंट करने की कोशिश की गई है। बहुत ही सहज व्यक्तित्व के मालिक हैं आप सर, और इतने हिट शोज देने के बावजूद आप इतने सहज तरीके से सारे क्रेडिट्स ऑफ कोर्स व्यूअर्स को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अम, आज की जनरेशन तो शायद आपको हपू के उल्टन पलटन, भाभी जी घर पर है, वेब सीरीज बारिश वन टू के स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर के वे से जानती है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत बात बता दूं, जो दूरदर्शन के एज के, जैसे मैं भी दूरदर्शन के एज की ही मानूंगी खुद को, क्योंकि मैं भी दूरदर्शन देखा करती थी, और तब दीवानी थी श्रीमान श्रीमती, गुदगुदी,
फैमिली नंबर 1, ऑल द बेस्ट कॉमेडी शोज के। तो मैं आपको बता दूं व्यूवर्स कि ये सब शोज को लिखने में रघुवीर सर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है हिट कराने में। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इतने सारे कॉमेडी शोज आपने लिखा, दूरदर्शन से आपका जुड़ाव कैसा हुआ? आप शुरुआत से कॉमेडी राइटर बनना चाहते थे, कॉमेडी स्क्रिप्ट लिखना चाहते थे, डायलॉग लिखना चाहते थे? इसके विषय में जरा बताइए। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं शुरुआत से ही लिखना चाहता था। पहले तो ये कि कॉमेडी तो बात की बात है। लिखना चाहता था, नहीं लिखना चाहता, पहला सवाल तो वही आता है। तो मुझे खुद पता नहीं था। हालांकि बचपन बोलते हैं कि डेस्टिनी आपको संकेत देती रहती है कि आप ये बनेंगे, आप इस दिशा में जाएंगे, पर हम अक्सर उन संकेतों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो मेरी डेस्टिनी ने मुझे बहुत संकेत दिए थे कि मैं राइटिंग की फील्ड में जाऊंगा। मैं कुछ और बनना चाहता था, मैं एंकर बनना चाहता था, मैं आपकी जगह आना चाहता था, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। तो समहाउ सारे पजल्स एक साथ जुड़ती गई, जिक्सॉ पजल्स जैसा होता है। और मेरी मुलाकात जो थी एक डायरेक्टर हैं समीर कुलकर्णी, जो संयोग से मेरी मुलाकात समीर कुलकर्णी से हुई। और सारे जो बोलते हैं ना कि ईश्वर आपको धकेलता है एक तरफ कि आप ये काम करिए। उसी दिन समीर कुलकर्णी के जो ओरिजिनल राइटर थे अशोक पाटोले जी, जो काफी अच्छे, बड़ा नाम थे वो राइटिंग की फील्ड में, जो ऑल द बेस्ट लिख रहे थे, तो वो छुट्टी पे गए थे या कहीं कुछ उन्होंने कुछ जो भी था वजह से लिख नहीं रहे थे। तो समीर ने मुझसे कहा कि तुम लिखोगे, और मैंने कहा कि हाँ मैं लिखूंगा। और मैंने एपिसोड्स लिख के दिए जो समीर को पसंद आए। और क्योंकि पहला शो कॉमेडी था और पहला शो ही हिट हो गया, ऑल द बेस्ट, तो मुझे फिर श्रीमान श्रीमती में लिखने के लिए बुलाया गया। तो उस श्रीमान श्रीमती ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, मैंने कुछ एपिसोड लिखे थे, बट ऑल द बेस्ट हिट होने की वजह से फिर मुझे फैमिली नंबर 1 लिखने के लिए बुलाया गया। फिर साथी गुदगुदी शुरू हो चुका था। तो शुरू के जो 3-4 शोज थे मेरे, वो सारे कॉमेडी शोज थे। और इस इंडस्ट्री में ना आपके ऊपर ठप्पा बहुत जल्दी लग जाता है। एक तो ये ठप्पा लग जाता है, दूसरा मेरे एडवांटेज में भी था ये चीज, क्योंकि आपके रुलाने वाले बहुत सारे लोग थे, हंसाने वाले बहुत कम लोग थे। तो हंसाना ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। तो उस वजह से, क्योंकि कंपटीशन भी कम था और थोड़ा मेरा फ्लेयर था कॉमेडी लिखने का, ऐसा लोग कहते हैं, तो मैंने लिखना शुरू किया। और शुरू में ही कुछ कॉमेडी के अच्छे शोज निकल गए, तो फिर 10 साल तक कॉमेडी लिखते चले गया। तो हंसाना मुश्किल काम माना जाता है, ये रघुवीर शेखावत कहते हैं। वाकई में हम लोग भी यही सोच रखते हैं कि वाकई में हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है। रघुवीर जी, नेवर से नेवर, ये एक वाक्य कह ले, लाइन कह ले, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। और आप अपने इंटरव्यूज में भी इस बात का जिक्र किया करते हैं, नेवर से नेवर। तो आज के यूथ के लिए मैं चाहूंगी कि शुरुआत में ही आप कुछ ऐसी बात बताएं, नेवर से नेवर क्यों आप कहते हैं, इसके विषय में। देखिए, मुझे लाइफ ने ये सिखाया है, और मैं सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बहुत ओपन रखें। आप ना बहुत हम लोग अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। हम अपने बहुत टारगेट सेट कर लेते हैं कि 2 साल बाद मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। और बहुत सारे डिप्रेशन की वजह उन टारगेट्स को अचीव कर पाना नहीं होता है। तो हाँ, मैं जानता हूं कि हमें एक दिशा में बढ़ना है, हमें एक दिशा मिलनी बहुत जरूरी है, लेकिन टारगेट सेट करने से क्या होता है, कुछ लोगों की अपनी राय भी होगी इस बारे में, कुछ लोग शायद मुझसे सहमत ना हो। वो ये बोलेंगे कि टारगेट सेट के बिना आगे कैसे बढ़ेंगे। पर टारगेट सेट होने के बाद में क्या होता है कि आपके एक गोल पॉइंट पहुंच गया, उसके बाद आपकी स्पीड धीमी जाती है। जो आप देखते हैं रेस में लोग दौड़ते हैं और एक फिनिश पॉइंट आता है, उसके बाद धीमे हो जाते हैं। तो टारगेट पूरा कर लिया तो आपने, मान लीजिए टारगेट आप लकी रहे, टारगेट पूरा कर लिया तो आप वैसे धीमे पड़ जाते हैं। एक दूसरा ये कि टारगेट सेट करने पर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो बहुत डिप्रेशन की, बहुत हताशा की वजह बन जाती है। मैंने जिंदगी में टारगेट सेट नहीं किए तो मैं चलता चले गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये करना है या वो करना है। व्हेन आई से नेवर, उसके पीछे की वजह ये है कि जब मेरे फादर नेवी में थे और वो विशाखापट्टनम में हम लोग उनकी पोस्टिंग थी, तो मैं विशाखापट्टनम में रहता था। ट्रांसफर हुआ मुंबई, तो वहां एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम मुंबई जा रहे हो, वहां पे बॉलीवुड है, फिल्म लाइन है, तो तुम फिल्म लाइन में तुम कुछ करोगे। क्योंकि मैं स्टेज पे काफी, जैसा मैंने कहा, एंकरिंग का बहुत शौक था मुझे। तो उन्होंने कहा कि तुम फिल्म लाइन में आके कुछ करोगे। और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि आप
अजीब बात कर रहे हो अंकल जी, मतलब मैं और फिल्म लाइन में जाऊंगा कभी तो ये तो नेवर पॉसिबल। और उसके 3 महीने बाद मैं फिल्म लाइन में था, मतलब स्ट्रगल कर रहा था। तो उस बात ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी कि नेवर से नेवर, आई विल नेवर डू दिस, या मैं ये कर ही नहीं सकता। वो आपसे भगवान कब क्या करवा जाए, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्या करवा जाए, यू नेवर नो। तो अपने आप को बांधे मत, अपने आप को खुला छोड़ें, दिशा पकड़ें और दिशा पे चलते रहें। कब क्या हो जाए कुछ नहीं बोला जा सकता। बिल्कुल रघुवीर जी, टारगेट सेट नहीं करना चाहिए। कब इंसान को ईश्वर, अगर आज मैं ये काम कर रही हूँ या ये काम कर रहा हूँ, तो भले ही शायद आज उसके नतीजे निकल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो हम ये काम क्यों कर रहे हैं, बट आगे आने वाले दिनों में यू नेवर नो कि वो ही पीछे किया हुआ काम कब हमारे लिए एक सही रास्ता दिखा गया। वो वही एक अपॉर्चुनिटी, आज हम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वाकई में आपने एक बहुत ही सही लाइन, और हमारे यूथ इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, नेवर से नेवर। जी। अपॉर्चुनिटी कब आपके दरवाजे को खटखटा दे, ये आप कभी नहीं जानते हैं। और या किस रूप में मेरा खटखटा अगला दे, सवाल यही। या जी, किस रूप में खटखटा दे, वो भी इम्पोर्टेंट है। इस रूप- आपको पकड़ना बहुत बिल्कुल जरूरी है अपॉर्चुनिटी को। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। और रघुवीर जी, मेरा अगला सवाल, अगला प्रश्न तो यही होने वाला था कि आप अगर स्क्रिप्ट राइटर नहीं होते तो क्या होते? जैसा कि आपने बता दिया, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे थे। हाँ, और अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया, क्योंकि अब मुझे एहसास होता है जी, कि मैं बीमारों को देखता और मैं पेशेंट्स को देखता तो उनसे पहले मैं चक्कर खा के बेहोश होता। तो अच्छा हुआ कि मैं राइटिंग की फील्ड में आया, जो बहुत सेफ लाइन है मेरी। यहाँ पे चक्कर कम आते हैं, प्रेशर ज्यादा रहता है, यहाँ के चक्कर हैंडल हो जाते हैं। लेकिन हम लोग भी मनोरंजित होते हैं। दिन भर के थकान से थके हुए इंसान जब आपके शोज देखते हैं तो वाकई में बहुत ही अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। रघुवीर जी, आप स्क्रिप्ट राइटर की कह सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही? राहें मुश्किल रही, चुनौतियां भरी रही, या रघुवीर शेखावत की स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग की जर्नी सफल आसान रहा? नहीं, बहुत मुश्किल थी। देखिए, पहले तो आपको पहला मौका मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बहुत सरलता से कह दिया कि हाँ, मुझे समीर कुलकर्णी मिले और मैंने उनसे, मुझे बातचीत हो गई वगैरह, मगर समीर कुलकर्णी से पहले मिलने की जो जर्नी थी वो बहुत टफ थी। एक अच्छी बात ये थी कि मुझे पता था कि स्ट्रगल करने की तमीज क्या होती है। आप लोगों को कैसे अप्रोच करें और उन्हें कितना परेशान करें और कितना उनके साथ में प्यार से रहें, कितनी इज्जत दें उनको। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनहेरेंटली मेरे अंदर थी। तो जिस भी दिशा में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुझे पता था कि मैं आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होऊंगा अगर मैं जो भी दिशा पकड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, एंकरिंग करते करते मतलब ये हुआ था कि मैं किसी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने के लिए गया था, और डायरेक्टर लेखक से इनफैक्ट, और उनसे मिला, और मिलके मैं जैसे दरवाजे तक पहुंचा तो मुझे सडनली पता नहीं क्या अंदर ख्याल आया कि मैंने उनको अपनी पोएम सुनाई, और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप असिस्ट कीजिए मुझे। और मैंने वहां से लिखना शुरू किया, तो मैंने डिस्कवर किया कि मैं लिख सकता हूँ। वहां से जो स्ट्रगल शुरू किया, मैंने लोगों के पास जाना शुरू किया, कहानियां सुनने की कोशिश की, मैंने कुछ कहानियां अपनी तैयार भी की। वो स्ट्रगल करीबन 1 डेढ़ साल का था, तो वो आसान नहीं था। घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे मैंने। तो ऑब्वियसली मुंबई जैसी जगह पे सिर्फ एक रहने का ठिकाना था, बाकी ट्रैवलिंग होती है, हजार चीजें होती है, आप दिन भर बाहर रहते हैं, आपको खाना पीना आपका होता है, तो वो सारी चीजों में बहुत तकलीफ ली थी। बट वो तकलीफ उस वक्त फील नहीं होती थी, क्योंकि जुनून सवार था सर पे कि भैया मुझे कुछ करना है और इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो सफर मुश्किल जरूर था, मगर मुझे लगता है कि सफर जितना ज्यादा मुश्किल हो, उतनी ज्यादा बुढ़ापे में कहानी इंटरेस्टिंग सुनाने के लिए मिल जाती है। तो इसलिए उस सफर को एंजॉय करता रहा मैं, और मतलब मुझे लगता है कि वो एक बहुत खूबसूरत सा एक सफर था जिसने पक्का किया मुझे, मेरा स्ट्रगल ने मुझे पक्का किया और इस लायक बनाया कि मुझे जो काम मिला मैं उसकी कीमत समझ सकूं। कई बार ये होता है कि आपको आसानी से जो चीज मिल जाती है आप उसकी कीमत नहीं समझते, बट बहुत मेहनत के बाद कोई चीज मिलती है तो वो आपके लिए बहुमूल्य हो जाती है, वो बहुत कीमती हो जाती है। तो मुझे वो जो पहला काम मिला था मेरे लिए बहुत कीमती था वो। हालांकि एज उस वक्त बहुत कम थी, तो एक उस एज की चंचलता तो थी ही। मेरा शायद पहला सीरियल आया था जब मैं 21 साल का था, तो वो थोड़ा बदमाशियां थी, लाइफ में ठहराव उतना नहीं था, बट
जब लिखने बैठता, जो अभी भी ईश्वर की दया से होता है, टचवुड, तो पूरी ताकत से बैठता और पूरे दिल से लिखता और अपने हिसाब से लिखता। मेरे साथ अच्छी बात ये हुई या बुरी बात, दोनों चीजें हैं, कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने जो सीखा वो लिख के दिया, रिजेक्ट हो गई तो मैं समझ में अच्छा ये कहानी नहीं चलती है, तो फिर मैंने दूसरी कहानी लिखी, ये देखो ये चल जाएगी। तो अपने आप सीखा मैंने, उसमें वक्त बहुत लगा, लेकिन मेरा अपना एक लिखने का तरीका बन गया, एक राइटिंग पैटर्न जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे राइटर्स कॉमेडी का मतलब समझते हैं कि उनमें हमें जोक्स यूज करने हैं, जी बट जो मेरा तरीका था और जो इंडस्ट्री के कुछ और बहुत अच्छे राइटर्स हैं, मनोज संतोषी हुए और अमित हुए और 2-3 राइटर्स हैं, नितिन हुए, इन लोगों का तरीका ये है कि ये लोग कभी भी जोक्स नहीं लिखते, ये आम बोलचाल की भाषा में ह्यूमर पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो वो जोक्स तो आपने कहीं ना कहीं सुने हुए होते हैं, तो आपको ह्यूमर बासी लगता है, पर आम बोलचाल की भाषा में जब ह्यूमर पैदा करते हैं तो आपको नया लगता है। तो वो कुछ चीजें नई सीखी, तो स्ट्रगल बहुत लंबा था, बट इंटरेस्टिंग था, और उसने मुझे पक्का किया, तभी मैं आज 24 सालों से लिख रहा हूँ। तो नहीं, बिल्कुल। ज्यादा हो और अगर मैं बात करूं, ज्यादा हो गया। गया, 25 और 26 बिल्कुल 25 24 25 26 साल एक्सपीरियंस है आपको, अनुभव है स्क्रिप्ट राइटिंग का। और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं भी आपके कॉमेडी शोज देखती हूँ, आपको की उल्टन पलटन या फिर भाभी जी घर पर है, तो उन सबको देखते हुए वाकई में कोई जोक्स नहीं आता है, वो बातचीत के क्रम में ही वो ह्यूमर आता है जो कि हमें सही में गुदगुदा जाता है सर। और वाकई में जब जैसा आपने कहा कि आपकी जर्नी, आपके स्क्रिप्ट राइटिंग लिखने का सफर मुश्किल तो रहा, लेकिन यादगार रहा। लोग याद करेंगे कि अगर आप कभी चाहे तो आप जरूर एक अपने लिए भी एक किताब लिखिए सर, कि आपकी जर्नी कैसी रही, अब तक का सफर कैसा रहा, तो लोग जरूर याद करेंगे कि वाकई में कि कोयले के खदान से ही हीरा निकलता है, और आपने जितना तप कर अपने आप को तपाया। और आज भी हम श्योर लिखने का ये सिलसिला एक जगह बैठकर काफी चैलेंजिंग होता होगा। हाँ, मतलब तो आज भी, लिम्का है ना जी। हाँ जी बोलिए, आज भी कम से कम, सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 से 14 घंटा तो कम से कम मेरा काम होता ही है, कम से कम, आधा उससे से ज्यादा भी 14 कई बार जाता है शोज के लिए आप लिखते हैं, शोज के लिए मेरे। आप लिखते हैं सर। आपके शोज बिल्कुल डिफरेंट है, हॉरर है, हॉरर है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, डेली सोप है, धार्मिक है, वेब सीरीज है, फिल्में हैं, मतलब आप अपने आप को बांध कर नहीं रखे किसी कैटेगरी में। तो वो सिर्फ 14-15 घंटे इतने सारे अलग अलग विधाओं में, ये कमाल की बात है सर। ईश्वर की बात, एक्चुअली वही होता है कि आप, और कुछ एक्सपीरियंस भी होता है कि इतने साल तक आपने लिखा है ना, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से, मतलब इतना एक्सपीरियंस किसी के पास में हो तो वो डेफिनेटली अपने आप को ढाल सकेगा अलग अलग शो लिखने में, मुझे ऐसा लगता है। चाहे तो, मतलब लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बट आई एम श्योर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे वो। इतना एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के बाद पर ही मैं एक बात और एक सवाल लेना चाहूंगी सर, कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है, वो भी इसलिए कि सबसे ज्यादा शोज आपको 2014 में आपको ये मिला है, सबसे ज्यादा शोज लिखने के लिए। अब तो फहरिस्त बहुत लंबी हो गई होगी, 9900 इस तरह से, या उससे भी पार चला गया होगा, बट उस वक्त ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शोज लिखने के लिए आपका नाम दर्ज हुआ है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर। तो आपने उस वक्त एक दफा कहा था कि वी राइटर्स आर द मिनी गॉड, हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, उसमें जान फूकते हैं, खेलते हैं, और ऊपर बैठा हुआ खुदा हमें देखता है। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे सर? हाँ, मतलब ये मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने में से जो सीखते हैं उन लोगों को स्पेशली मैं बहुत बोलता हूँ कि आ, जी हम लोग जैसे जैसे ईश्वर ने एक दुनिया बनाई है, उस दुनिया में हम सब ईश्वर के कैरेक्टर्स हैं, और हमारी जिंदगी में हमारी कहानियां लिखते रहते हैं ईश्वर की, हाँ इसकी जिंदगी में ये हो, इसकी जिंदगी में वो हो। उसी तरह से धरती पे हम जी राइटर्स जो थे वो हम एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं, हम एक कहानी जी लिखते हैं उस दुनिया के कैरेक्टर्स की। तो जितनी जिम्मेदारी जी ईश्वर की होती है हमारी एक अच्छी कहानी लिखने की और आखिर में हम सबको सुख देने की, उतनी ही जिम्मेदारी जी हमारी भी होती है कि हम जो कहानी लिखे हैं, हर कैरेक्टर की कहानी लिखे हैं, वो जी बहुत पसंद आए, उन कैरेक्टर्स को पसंद आएगी, बट उन कैरेक्टर्स को देखने वाले को ज्यादा पसंद आए।
तो बहुत जिम्मेदारी के साथ में लेखन करना पड़ता है। ये मैं अपने साथी लोगों को समझाता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि भगवान ये कहते होंगे कि आज आराम करने का मूड है, आज काम नहीं करेंगे, आज दुनिया को अपने हिसाब से चलने दो। भगवान छुट्टी नहीं लेते तो हम भी छुट्टी नहीं ले सकते। हमें भी रोज लिखना है, रोज कुछ क्रिएट करना है अपनी दुनिया के कैरेक्टर्स के लिए। तो मेरा ये मानना है कि और राइटिंग जो है वो बहुत देखिए, दो तरह के राइटर्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि दिमाग से लिखते हैं बहुत ज्यादा, जो बहुत कॉम्बिनेशन वगैरह बैठा के लिखते हैं, और दूसरे वो राइटर्स होते हैं जो दिल से लिखते हैं। कोशिश कीजिए दिल से लिखने की, क्योंकि दिल से लिखी हुई चीजें ही दिल तक पहुंचती है। तो और दिल से भगवान लिखते हैं, सिंपल सी बात ये है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए दिल से लिखने की, क्योंकि दिल से लिखी हुई बात ही लोगों के दिल तक पहुंचती है और तभी आप लोगों के दिल में घर कर जाते हैं। और शायद आपकी सक्सेस का भी यही राज है सर, कि आप जब भी लिखते होंगे, दिन की जिस लम्हे में भी लिखते होंगे, रात के किसी पल में लिखते होंगे, तो वो आप पूरी तरह से दिल से लिखते होंगे, सोचकर भी लिखते होंगे, लेकिन आपका दिल वहां जरूर होता होगा, तभी आप बहुत अच्छा लिख पाते हैं सर। एक और सवाल लेना चाहूंगी कि आपके जितने इंटरव्यूज मैंने सुने हैं उसमें आपने एक नाम का जिक्र किया है। मैं उस नाम के विषय में आपसे जानकारी चाहूंगी, उसके विषय में जानना चाहूंगी कि उनका आपके जीवन में क्या आयाम है। वो नाम है श्री हर्षद शिव शर्मा, जो मराठी राइटर है। मैं जरूर हाँ, चाहूंगी आप उनके विषय में थोड़ा जिक्र। मैंने बताया ना, वो जब मैं एंकरिंग कर रहा था तो एक स्ट्रगल करने के लिए मैं राइटर के पास में गया था। तो वो जी। हर्षद शिवशानी थे वो, और उनके पास गया था और उन्होंने कहा मेरे पास कुछ काम अच्छा। नहीं है। फिर मैं जी। आया था। 7 दिन मैंने उनके पास में, मतलब मैं ये कहूंगा कि उस एक पल ने शायद मेरी पूरी जिंदगी बदली थी। क्योंकि अच्छा। उस पल से पहले तक मुझे पता नहीं था कि मुझे राइटर बनना है। और उन्होंने जब मैंने कविता सुनाई और उन्होंने जब मेरा पहला सीन पढ़ा था, तो उन्होंने कहा था तू बन सकता है राइटर। तो वो शायद पल मेरी जिंदगी के सबसे मतलब एक नई दिशा देने वाला पल था। तो उन्होंने, वहां 7 दिन रहा मैं, और मैंने कहा ना, उस एज की चंचलता थी, उस एज की बेवकूफियां थी। या 8वें दिन मैंने उनसे कहा था जी। कि सर मुझे लगता है मैं आपसे बेहतर लिखता हूँ, और मैं वहां से निकल गया था। और हाँ, तो वो मेरी बेवकूफी थी, क्योंकि अगर मैं वहां रहता तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता। बहुत उम्दा राइटर थे उनके। मुझे याद है आज भी उनके कमरे में, जो उनका हॉल था, एक पूरी दीवार जो थी वो सिर्फ अवार्ड से भरी हुई थी। तो आई एम श्योर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता, लेकिन मैं नहीं सीख पाया उनसे। तो मैं कहूंगा कि एक जीवन की दिशा बदलने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। चाहे बहुत लंबा साथ नहीं था, पर हाथ तो था। सर, और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे इंसान से मिल जाते हैं, जाने अनजाने में नियति हमें मिलाती है, या हम खुद मिलते हैं, ईश्वर का हाथ होता है, या हमारे अपने कर्मों का फल होता है, अच्छे वे में बुरे वे में, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हमें उस दस्तक को पहचाननी होती है। हमारे जो यूथ है, वो अगर इस चीज को सुन रहे होंगे तो इस चीज को अपने जहन में रखनी चाहिए आपको, कि रघुवीर शेखावत जी जिस इंसान से मिले, उनसे हालांकि बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई, बहुत लंबा कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन वो एक चीज जो रघुवीर जी ने सीखा उसको अपने जहन में रखकर और राइटिंग के क्षेत्र में इतना अच्छा नाम किया। सर, एक और बात है कि हर वक्त का, हर काल का अपना एक फ्लेवर होता है, एक मिठास होती है। टीवी इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडियन सिंगिंग की बात की जाए, बॉलीवुड सिंगिंग की बात की जाए, या फिर टेलीफिल्म्स की बात की जाए, सबका अलग अलग एक काल आया, एक एंटरटेनमेंट का एक वक्त आया। जैसे कि दूरदर्शन में श्रीमान श्रीमती आया, ऑल द बेस्ट आया, और उसी प्रकार विभिन्न चैनल्स में जैसे बालवीर, ना इस देश लाडो, बालिका वधू, और अब वेब सीरीज का जमाना है। और आज के यूथ हो या फिर हम लोग भी बहुत जैसे वक्त मिला वेब सीरीज देख के खत्म कर लिए। ठीक है, तो आप वेब सीरीज में भी आपने स्क्रिप्ट लिखा है, डायलॉग लिखा है, तो क्रिमिनल जस्टिस के लिए आपको अवार्ड मिला है। बारिश वन, बारिश टू के विषय में जरूर हमसे चर्चा करें, क्योंकि हम लोग काफी एक्साइटेड है कि कब बारिश टू हमें देखने को मिले और सरमन जोशी साहब का काम हमें मिले देखने को। इसके विषय में जरूर जी। चर्चा करें। देखिए, बारिश की खूबसूरती जो है वो ये है कि बारिश में ना,
बहुत ही सीधी सच्ची कहानी है। और जैसा मैंने जी कहा कि वही कहानियां मुझे भी पसंद आती है और वही कहानियां लोगों तक ज्यादा पहुंचती है जो दिल से लिखी हुई है और दिल तक पहुंचे। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है और सिंपल से कैरेक्टर्स हैं। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप यहाँ बैठे और आपके पड़ोस में जो घर है उस घर में एक कहानी चल रही है, एक घटना घट रही है। वो कहानी आपको बहुत एलियन नहीं लगती, वो आपको एक दूसरी दुनिया की कहानी नहीं लगती। जैसे हमारे टीवी शोज एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होते हैं, वो एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं दिखता आपको। तो आप अटैच रिलेट कर पाते हैं, आप कहानी से बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो बारिश की खूबसूरती ये रही है। दूसरा, बारिश की खूबसूरती है उसका रोमांस। तो रोमांस जो है वो आई थिंक ऐसा जॉनरा है जो कि सारे यंगस्टर्स को बहुत अपील करता है, लड़कियों को बहुत अपील करता है। उनको उस तरह के सॉफ्ट सब्जेक्ट देख के बहुत पसंद आते हैं। और मोमेंट्स, छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, वो मोमेंट्स बहुत पसंद आते हैं उनको। तो इस वजह से बारिश बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई है बारिश से। और मतलब एक तो ये उसका जो फ्लेवर था वो तो था ही इम्पोर्टेंट। बट साथ ही साथ में बारिश में शर्मन ने और मैं उनका नाम भूल गया, जो उनकी साथ में उनके, मैं अपनी हाँ, हीरोइन का नाम भूल गया। हाँ जो भी है, हाँ, मैं अपनी हीरोइन का नाम भूल गया। बहुत ही अच्छी लेकिन वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। मैं भी उनका नाम जहन से निकल रहा है, हाँ बट उनके जितने भी ठीक। मैंने सीरियल्स देखे हैं वो काफी अच्छी अदाकारा है। जी हाँ, तो उन दोनों की बीच की केमिस्ट्री, उनकी सादगी और जिस ऑनेस्टी से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया है। आपने कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी आपके चेहरे पे दिख जाती है और वो चेहरा ही स्क्रीन पे दिखता है। तो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से कैरेक्टर में जाके, कैरेक्टर को समझ के दोनों ने प्ले आउट किया है। तो इस वजह से बारिश लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंची है और सभी भीगे हैं उस बारिश में। और जो भीगे हैं उन्होंने आनंद लिया है। और बहुत कम शिकायतें आई है जुकाम की। तो आई एम श्योर कि सबको पसंद भी आएगी। बहुत तो खूबसूरत बारिश लिखना अपने आप में एक सबने एक्सपीरियंस आनंद था। लिया। हाँ, बारिश लिखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। और मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर्स के लिए, मैं स्पेशली राइटर्स की बात करूंगा, कि आप अपने आप को लगातार ना डिस्कवर करते रहें, आप अपने आप को लगातार इन्वेंट करते रहें, आप न अपने आप को नए तरीकों से बेचें अपनी कहानियों को। मैं एक बहुत वक्त से 24-25 साल से लिख रहा हूं। तो आ, इतना लंबा मैं शायद इसीलिए टिक पाया क्योंकि मैं लगातार अपने आप को इन्वेंट करता रहा। मैंने कॉमेडी 10 साल लिखने के बाद में टक करके मैंने शिफ्ट किया किसी और सब्जेक्ट पे, सोप्स लिखना शुरू किया, फिर थ्रिलर लिखना शुरू किया, माइथो लिखना शुरू किया। और चैलेंजेस लेता रहा कि नहीं, अब मुझे इस तरह का लिखना है जो मेरा मेरा फील्ड नहीं था, जो मेरा एरिया नहीं था। बारिश बहुत यंग स्पेस की कहानी, मतलब सिंह भले कैरेक्टर्स यंग ना हो, पर जिस तरह से प्ले आउट हुआ है वो बहुत यंग स्पेस की कहानी है। वेब सीरीज यंग स्पेस की कहानी का मीडियम है। तो अपने आप को साथ ही साथ में जवान रखने की बहुत जरूरत है। जवान लोगों के साथ में घुलने मिलने की बहुत जरूरत है ताकि आप उनकी लैंग्वेज सीख सकें, आप उनके अंदर के कैरेक्टर्स तरीकों को देख सकें। उनसे बात करते रहना बहुत जरूरी है। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना जरूरी है ताकि आप बचपन से जुड़े हुए शोज भी लिख सकें और मासूमियत ला सकें अपनी राइटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी राइटिंग में ना वो एक इनोसेंस और एक जिसे बोलूंगा कि ऑनेस्टी, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अब बहुत लिखना है और 20 पन्ने भरने हैं या 10 पन्ने भरने हैं, जहां आपका एटीट्यूड वो हो जाता है ना, वहां आपकी खत्म हो जाती है, चीजें खत्म हो जाती है। मैं तो यहाँ भी बोलता हूँ कि जो आपकी थ्रिलर वाली सीरीज भी होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं जिंदगी की ऑनेस्टी को आप मेंटेन करके चलिए, तो अलग ही रंग में नजर आएंगी वो। मैं कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी आने वाले वक्त में क्या होता है। बट एज अ राइटर आई फील कि सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी राइटिंग में इनोसेंस और ऑनेस्टी, ये दो चीजों का खास ख्याल रखें। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो सोप हो, दो चीजें बहुत वर्क करेगी आपके लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बारिश में हम सब भीग रहे हैं और जुकाम वाकई में कम हुआ। बहुत ही खूबसूरत ये वेब सीरीज है बारिश वन। और सर, इनोसेंस और ऑनेस्टी की जो आपने बात की अपने लेखन में, वो हर जगह, आप चूंकि स्क्रिप्ट राइटर है तो आप इसी की बात करोगे। और अगर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है वो उसमें वो चीज, मतलब अगर जिस फील्ड में भी हैं आप ऑनेस्टी और इनोसेंस ये दोनों चीज कायम रखना, तभी इंसानियत जिंदा होगी और आपके काम में भी कहीं ना कहीं वो
झलकेगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट आदमी की हर कोई इज्जत करता है सब। बिल्कुल। सर कुछ सवाल आ रहे हैं, अ, जी। ले लें। आपकी काफी तारीफ की जा रही है, बहुत उत्तम विचार। पीयूष लिखते हैं, नीलम लिखती है एक्सेलेंट। प्लीज शेयर द पीयूष ठाकुर लिखते हैं, प्लीज शेयर द एक्सपीरियंस व्हेन यू गॉट द लिम्का अवार्ड, व्हेन यू गॉट द लिम्का बुक अवार्ड। पीयूष ठाकुर लिख रहे हैं ये चीज। ऑब्वियसली तो लिम्का अवार्ड शेयर कर दीजिए प्लीज। देखिए, अपने बोलते हैं ना कि अपने एरिया में भी एक अवार्ड पाना, आप सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं तो उस सोसाइटी के फंक्शन में भी एक अवार्ड पाना, एक कटोरी पाना, ये एक थाली पाना भी अपने आप में बड़ी एक्साइटमेंट की बात होती है। और अगर आपको ये पता चले कि पूरे देश में आपने मतलब सबसे ज्यादा शोज लिखे हैं पूरे देश में, आप एक तरह से लिखने नंबर ऑफ शोज लिखने के मामले में अव्वल हैं, तो वो खुशी तो होती है। तो बहुत अच्छा लगा था। एंड हर अवार्ड खुशी लेके जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अवार्ड ये बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं पूरी ताकत से और मेहनत से, वो काम सही सही जा रहा है। आप कहीं सराहा बहुत, जाए हाँ, जी। टक नहीं रहे हैं आप। तो और मैं कहूँगा, लोग बोलते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क होता है। मैं ये बोलूँगा कि क्वांटिटी तभी होती है जब आपके पास क्वालिटी होती है। अगर आपके पास क्वालिटी ही नहीं है तो क्वांटिटी तक कौन जाने दे जाएगा आपको। तो तो क्वालिटी भी मेंटेन करते हुए कोशिश की हमेशा लिखने की। और यहाँ तक लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में गए थे। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है मेरे हिसाब से शायद ऑल ओवर वर्ल्ड शायद 100 स्टोर्स किसी ने लिखे नहीं है अब तक। मैंने जो रिसर्च की थी उसके हिसाब से मुझे पता चला है। अ, मैंने अब तक अप्लाई नहीं किया है गिनीज बुक के लिए, बट शायद ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है मैंने सबसे ज्यादा शोज लिखे हों। शायद, पता नहीं। और ये वाकई आपके सहज व्यक्तित्व का परिचय दे रहा है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये अपने आप में एक बहुत मान्य अवार्ड है, एक सम्मानित अवार्ड है। और ये जानकर अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शो लिखने का अगर आपको खिताब से नवाजा जाएगा, ये हम सभी हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और सर जरूर इस चीज के लिए आप आगे बढ़े, और अगर ये हमें वाकई में हुआ तो मैं बहुत ही तीन बड़ी बात है, बहुत सम्मान और खुशी की बात होगी। मैं खुद 2-3 साल से सोच रहा हूँ कि मुझे पता करना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए, बट वो सर आप बहुत, आप वो प्लीज हो ही पता कीजिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम चाहेंगे कि आपका नाम जरूर दर्ज लेट्स होप, ट्राई करता हूँ, पता करता हूँ। हो। जी सर। तब इंस्टाग्राम, ट्विटर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर आप बहुत कम एक्टिव है, या यूँ कहूँ कि आप एक्टिव नहीं है, तो इसकी कोई खास वजह है सर? हाँ, मतलब ये है कि मेरा व्हाट्सएप और मेरा फेसबुक इतना टाइम खा जाता है कि अगर मैंने इंस्टा पे भी चले गया तो फिर तो राइटिंग हो गई। मतलब फिर ये हो जाएगा कि मतलब मैं सिर्फ इन तीनों जगहों पे एक्टिव हूँ, और मैं जो बड़ी स्क्रीन है उस पर कहीं एक्टिव नहीं हूँ। तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। प्लस जो बात कहनी होती है वो एक पहुंच जाती है लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंचानी है। और बहुत ज्यादा उतना घूमना होता नहीं है, वक्त निकाल नहीं पाता हूँ बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए। तो जितना फेसबुक पे हो गया, जितना व्हाट्सएप पे हो गया, उतना काफी है। सर आपने कई फिल्में लिखी हैं, 1:40 की लास्ट लोकल, रफू चक्कर, नई पड़ोसन, थ्री बैचलर, जेल, कई वेब सीरीज लिखा है आपने, हॉरर फिल्म, हॉरर शोज लिखे हैं, कॉमेडी शोज लिखे हैं। तो रघुवीर शेखावत का सबसे पसंदीदा काम क्या है, कि इन सब में क्या लिखना पसंद है? फिल्में, वेब सीरीज, सीरियल्स, धार्मिक कथाओं के लिए डायलॉग्स, क्या लिखना ऑनेस्टली पसंद? ऑनेस्टली कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं, कोई स्पेसिफिक मीडियम नहीं। हर वो चीज जो मुझे चैलेंज करे, एक्साइट करे कि यार हम्म, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसको कैसे करूंगा। तो जब उस तरह की कोई चीज आती है, जब उस तरह का कोई सीन आता है लिखने के लिए, या कहानी आती है, या कोई मीडियम आता है जहाँ चैलेंज मिलता है कि मेरी एक आदत हमेशा से रही है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई एपिसोड रिजेक्ट हो गया, तो लोग जी। डिप्रेशन में चले जाते थे कि रिजेक्ट हो गया। सर मेरा आपके एपिसोड शोज भी रिजेक्ट? बहुत बार होते हैं, बहुत। आप
कई बार होता है कि आप देखिए, वो समझ का फर्क है कि मैं एक चीज को, एक कहानी को एक तरीके से सोच रहा हूँ, और जो जी चैनल वाले लोग हैं या जो साथी हैं वो उसको किसी और तरीके से सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि नहीं, वो तरीका उनका वाला ज्यादा अच्छा है, तो फिर मैं उनके तरीके से जी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो वो चीजें भी होती है, मतलब क्रिएटिव प्रोसेस है ये तो तो ये है कि जो भी लोग अक्सर ये होते हैं कि उनकी कोई चीज रिजेक्ट हो जाती है, वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और घबराते हैं चीजों से। मेरा ये होता है कि जब कोई चीज रिजेक्ट होती है तो मेरे लिए वो चैलेंज बन जाता है कि मैं अगली बार जब प्रेजेंट करूं तो मुझे जिसने रिजेक्ट किया है उसके मुंह से मैं वाह सुनूं। और मुझे लगता है लोग बहुत ईमानदार हैं, 99% लोग ईमानदार हैं, अच्छा काम करना जानते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छा काम देखना चाहते हैं। तो जब उनके हम्म, पास अच्छी चीज आती है जो उन्हें समझ में आ जाती है तो वो बोलते हैं, नहीं यार इस बार बहुत अच्छा लिख के लेके आया तो वो जो होता है ना, वो आज भी मरा नहीं है मेरे अंदर कि चैलेंज आया तो उसे एक्सेप्ट करना है, हार हुई है तो फिर जीत में बदलना है उसे। तो वो चीज अभी भी है कि वो करना है। ऐसा नहीं कि उसने मना कर दिया, चल छोड़ जाने दे, मुझे करना नहीं है, जो आप असिस्टेंट आप बैठ के लिख लो, फिर वो चैलेंज हो जाता है हम्म, कि अब अच्छा करना है। तो उस चीज ने मुझे टोस पे रखा है, और इसलिए मीडियम या जॉनरा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। अपनी फीलिंग्स, अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो पेपर पे हो, मतलब किताब हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो वेब हो, चाहे बड़ा पर्दा हो। और हर कहानी की अपनी छोटी या बड़ी उम्र होती है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कहानी किस जगह पे जाएगी। तो वो एक अलग चीज होती है, पर लिखने का मजा सभी में आता है। लिखने का मजा रघुवीर शेखावत को सभी में आता है। और आपका कहना है कि रिजेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप नहीं। चैलेंज चैलेंज लेकर जब हमारे व्यूवर्स को भी मैं हमेशा पोएटिक आत्मा के मन से इस चीज को जरूर रिलेट करके, गेस्ट की बातों से रिलेट करके बताती हूँ कि जो भी अच्छी बातें, कि रिजेक्शन से कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर रिजेक्शन है तो उसको आप चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए और डिप्रेशन में जाकर कुछ गलत कदम ना उठाइए, क्योंकि आपके आपको बहुत प्यार करने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग, आपका ख्याल रखने वाले लोग आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि आप कुछ अच्छा कीजिएगा। अगर कुछ अच्छा ना भी करें तो एक बेहतर इंसान तो बन ही सकते हैं। सो आपको फिल्म लेखन की कौन सी विधा लिखने में आपको ज्यादा आसानी होती है, या फिर आपको ज्यादा प्रेम है उसके विषय में? जैसे पटकथा लेखन लेखन हो गया, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, आपको क्या ज्यादा मजेदार लगता है, या फिर आपको आसान लगता है, या फिर कठिन लगता है? इसके विषय में बताइए। देखिए, ऑनेस्टली मुझे राइटिंग को अगर हम लोग डिवाइड करें तो तीन भाग होते हैं राइटिंग के। एक होती है कहानी, जी स्टोरी, एक जी होती है पटकथा यानी स्क्रीन प्ले, और एक होता है संवाद यानी डायलॉग्स। तो मुझे कहानी और डायलॉग्स में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कहानी और कहानी आपकी, हाँ, क्योंकि कहानी जो होती है वो आपकी जीरो से शुरू होती है। वो आपका एक स्क्रैच होता है, खाली पेपर आपके पास में होता है और आप खाली पेपर को भरते हैं। जी इसलिए कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। और डायलॉग्स इसलिए इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि वो उस कहानी के आखिरी पड़ाव होते हैं। वो तो एक शुरुआत और एक अंत, वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बीच का मामला उतना, मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिखे भी हैं स्क्रीन प्लेस, बट मुझे उतने उतने एक्साइट नहीं करते जितने मुझे स्टोरी एक्साइट करती है या संवाद एक्साइट करते हैं। तो मुझे शुरू करना या खत्म करना अच्छा लगता है, मुझे बीच में टहलना अच्छा नहीं लगता। तो ये है। क्या बात है, क्या बात है। आप बातों के लेखन के जादूगर तो है ही, लेकिन आप बातों के भी जादूगर है सर। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। और पीयूष ठाकुर, वापस से एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं कि इज देयर एनी इज देयर एनी ऑन इंडियन आर्मी यू आर गोइंग? ऐसा आर्मी के ऊपर उन्होंने सवाल लिखा है। शायद वे पूछना चाह रहे अ, होंगे कि अभिषेक, नीलम शाह लिखती हैं, अभिषेक जी, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर प्रेजेंट फॉर प्लीजेंट इवनिंग। अभिषेक जी की तारीफ हो रही है कि चूंकि आप जुड़ गए हैं हमारे पोएटिक आत्मा के मंच से, तो वो अभिषेक जी की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो फिर से मैं आना चाहूंगी आपके कॉमेडी शोज पर, कि
दूरदर्शन पे आपने इतने शोज लिखे, फिर आप हॉरर शोज लिखे, आपने वेब सीरीज, फिल्में लिखी, अ, धार्मिक कथाओं के लिए डायलॉग्स लिखे आपने, कई चीजें, डेली सोप्स लिखे, फिर आप हापू के उल्टन पलटन और भाभी जी घर पे हैं जैसे हिट शोज आप लिखे हैं, और वो चल भी रहा है, काफी लोग को घर घर पसंद किया जा रहा है इन दोनों शोज को। तो क्या रघुवीर शेखावत भीतर से बहुत ही जिंदा दिल और हास्य को पसंद करने वाले इंसान है, क्योंकि घूम फिर कर आप कहीं ना कहीं आप कॉमेडी से जुड़ जाते हैं बार बार, तो इसके विषय में जरा बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे कॉमेडी के साथ साथ में इस वक्त कसौटी भी चल रहा है, कसौटी जिंदगी की, और जी। तेनाली और बालवीर भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ, बट हाँ, कॉमेडी लिखने में मजा आता है, क्योंकि कॉमेडी क्या होता है, जैसे बाकी शोज जो है ना, वो चैलेंज करते हैं, एक सुकून दे जाते हैं, सब चीज अच्छी होती है। बट जैसे आप लोग कॉमेडी देखते वक्त रिफ्रेश होते हैं, वैसे ही मैं कॉमेडी लिखते वक्त रिफ्रेश होता हूँ। हालांकि थकान वकान काफी ज्यादा होती है, बट ये है कि वो हंस आप उन इमोशंस को फील करते लिखते हैं। मतलब जब, जैसे मैंने कहा, दिल से लिखने वाली बात, तो जब कॉमेडी लिखते हैं तो इमोशंस को फील करते हैं, कॉमेडी के इमोशंस को फील करते हैं तो हंसते हैं। सोप लिखते हैं तो कई बार बहुत तकलीफ में लिखते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। तो लिखने का मजा अलग आता है कॉमेडी में, इसलिए कॉमेडी ज्यादा लिखता हूँ। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हूँ। मैं जी। बहुत हंसी मजाक वाले ग्रुप में भी शामिल हो सकता हूँ, और मैं जब अकेला, मतलब जब मैं नहीं उस तरह के ग्रुप में हूँ, तो मैं शांत रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वो थोड़ी पर्सनैलिटी, आई थिंक काफी लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती होगी कि कहीं जाए बाहर दोस्तों के साथ में तो बहुत तेज घुल मिल जाते हैं, बट ऐसे बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। ऐसे खामोश रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वो अपनी कंपनी बहुत पसंद आती है मुझे। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, और इससे आपके संस्कार का भी परिचय हो रहा है सर। अ, यानी कि इसका मतलब हम ये कहें कि जब आप लोगों के साथ रहते हैं तो वाकई में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कही थी ये बात कि आप बिल्कुल साधारण इंसान हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं, जब आपकी कलम चलती है, तो आप एक दूसरे इंसान के रूप में, आपका व्यक्तित्व कुछ अलग हो जाता है सब। जैसा बिल्कुल। कि आपने बोला कि आप अकेले खुद के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, मुझे मेरा ये मानना है कि जी। हम इंसानों के अंदर जो भी टैलेंट होता है ना, वो 20% जी। हमारा होता है, 80% ईश्वर का दिया होता है। वो 20% में हमारी हार्डवर्क वगैरह सब चीजें इंक्लूड होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, तब मैं एक बहुत ही अलग इंसान होता हूँ। और वो जो थॉट्स आते हैं, और एक लाइन से जुड़ी दूसरी लाइन आती है, एक लाइन से जुड़ी जुड़ी पूरी कहानी सामने आ जाती है कई बार। तो वो सब सिर्फ, मुझे लगता है सिर्फ मेरी अपनी क्षमता नहीं है, वो वो कहीं ना कहीं ईश्वर की देन भी होती है। तो बहुत सारे राइटर्स ऐसे होंगे जो शायद ईश्वर में विश्वास न रखते हो, लेकिन एक शक्ति जरूर है जो आपको गाइड करती रहती है, जो आपको आपको थॉट देती रहती है, आपके ऊपर कृपा बनाए रखती है। आप मुश्किल वक्त में होते हैं तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो लिखते वक्त मैं वाकई में एक बहुत अलग इंसान होता हूँ। और इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही अकेलापन चाहिए लिखने के लिए, तो मैंने एक अलग ऑफिस ले रखा है। इस वक्त हम ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि जब ऑफिस नहीं था और लिखने का जो स्ट्रगल का दौर भी था, बहुत दूर रहते थे, तो ट्रेन में, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ बहुत फेमस है, तो भीड़ में सामने जो आदमी खड़ा हुआ है उसकी पीठ पे किताब रख के भी लिखा हुआ है मैंने। और रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के भी लिखा हुआ है, बस में बैठ के लिखा हुआ है, ऑटो में बैठ के लिखा हुआ है। तो वो सब काम भी किए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आ गया कि नहीं, मैं राइटर हूँ, तो मुझे अकेले एक स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ बैठ के भी लिखता हूँ। बट डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन तो हमेशा होते हैं, आप दुनिया से कट जाते वाकई हैं। दुनिया से कट जाते हैं वाकई में सर। जिसको लेखन से प्रेम होता है, जिसको लिखने से प्रेम होता है, साहित्य से प्रेम होता है, या लिखने की किसी भी विधा से प्रेम होता है, उसको किसी और की कंपनी की जरूरत बहुत ज्यादा देर तक नहीं होती है। वो वापस चाहता है कि मैं खुद में कब चला जाऊं, खुद के साथ कब, और किताबों के साथ, कुछ ऐसे जरिए के साथ कब अपना व्यतीत करूं सर। सर कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है, या फिर वेब सीरीज की बात की जाए, जो भी फिल्में, हम जो सीरियल्स देखते हैं, डेली सोप्स, वो सब समाज का आईना होती है। तो क्या आप किस तरह से इंस्पायर होते हैं? क्या आपके जहन में सीरियल्स की कहानियां आती हैं, या फिर आसपास देखते हैं, परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं? कैसे आप इंस्पायर होते हैं, इतने हिट शोज लिखते हैं?
दोनों तरह से। ज्यादातर तो ये होता है कि एक राइटर की सबसे बड़ी चीज होती है ऑब्जर्वेशन, कि वो मैं हमेशा अपनी टीम को ये बोलता हूँ कि जब कोई बोले तो आप बहुत ध्यान से सुने। राइटर इज इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटर टू बी अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, कि वो सुने लोगों की बातों को। तो जब आप सुनेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप उनके कैरेक्टर को समझ पाएंगे, आप उनकी कहानी को समझ पाएंगे, उनके सवालों को समझ पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन पावर आपका स्ट्रांग होता है तो आप आसपास से कहानियां उठा लेते हैं, फिर आप उनको थोड़ा तड़का तड़का लगा के आप प्रेजेंट कर पाते हैं। ज्यादातर यही होता है, और जो बड़े हिट शोज रहे हैं उनमें ज्यादातर यही रहा है। जैसे जैसे बालिका वधू हुआ, उनमें भी कहानी आसपास की, या दिया और बाती हम, उसमें भी शायद कहीं से आसपास की। इनफैक्ट मेरा एक शो था, राजस्थानी बैकग्राउंड पे था, पधारो हमारे देश, सहारा पे आया था। वो कहानी तो जी मेरे गांव में मेरे पड़ोस के घर की कहानी थी, तो वहां से उठाई थी मैंने पूरी, और फिर मतलब मुझे डांट भी पड़ी थी मेरी मम्मी से, बट मैंने वहां से उठा के कहानी क्रिएट की थी। और कई बार फिर ये होता है कि आपको सोचना पड़ता है कि कुछ एक थॉट लेकर उसके ऊपर कहानी क्रिएट करते हैं। ज्यादातर अपने आसपास से जी कहानी, कैरेक्टर्स तो 90% आपको अपने आसपास से उठाने चाहिए। जी, ताकि तभी वो लोग जो देख रहे हैं वो रिलेट कर सके। हाँ, उनको लगे कि भैया ऊपर से सर एलियन आया है, उनको लगे कि भैया हमारे बिल्कुल पड़ोस का सर। ही है। जी। तो ऐसी कहानी सर, इसी बात पे एक और चीज जहन में आती है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो राइटर बनना चाहते हैं। उन उनके लेखन की विधा, या फिर वो जो लिखना चाह रहे हैं, उनके शब्द थोड़े अलग हैं। पहले के राइटर्स की बात करी जाए, ठीक है, जैसे आप दूरदर्शन की ही बात करो, आप श्रीमान श्रीमती गुदगुदी, ऑल द बेस्ट, फैमिली नंबर वन, ये, और वो जमाने में आपने जो शोज लिखे, स्क्रिप्ट लिखी, आज के जमाने में वो टोटली अलग है। वेब सीरीज बिल्कुल अलग है। तो आज जो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं यंगस्टर्स, या फिर जो लेखन के क्षेत्र में आते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में जाए, वो किन बातों का ध्यान रखें? खासि तौर पे बात की जाए स्क्रिप्ट राइटर की। देखिए, ना तो आप एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। ना क्या जी होता है, कई बार राइटर्स जो होते हैं ना, वो अपना राइटिंग का और शब्दों का ज्ञान दिखाने के लिए बहुत भारी शब्दों का जी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इतने भारी शब्द आते हैं। और आपने एक बहुत भारी शब्दों से सजी हुई एक लाइन लिख दी, जो लोगों के दिल तक पहुंची नहीं, समझ ही नहीं आया लोगों को कि इसने क्या बोला है, तो आपकी उस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बात, आप जो कहना चाहते हैं, पहुंची नहीं बात। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि राइटर्स जो है ना, बहुत ज्यादा उस तरह की लाइन लिख देते हैं जो बहुत ज्यादा मॉडर्न होती है, या बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस में लिखने की एक लाइन, जटिल सी एक लाइन होती है, जो तो वो क्या होता है, वो जो आम जनता होती है उन तक नहीं पहुंच पाती। तो आपकी राइटिंग में हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए, जो बहुत सिंपल बोलचाल की भाषा होती है। आप उस भाषा में भले ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें, आप उस भाषा में भले स्टाइल लेके आए, आप उस भाषा में जो कुछ भी यूज करें, लेकिन आपकी भाषा आम बोलचाल की ही होनी चाहिए। कॉलेज की है तो कॉलेज के स्टाइल की हो वो, लेकिन आम हो। क्यों? क्योंकि आपका शो सिर्फ कॉलेज के लड़के लड़कियां नहीं देखते हैं। आपका शो जो है वो बाकी लोग भी देखेंगे, आपकी कहानी जो है वो बाकी लोग भी पढ़ेंगे। अपना एरिया बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द आम इंसान जानता हो। जैसे, मेरा हिंदी का ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है, मैंने जिंदगी में साहित्य की किताबें भी नहीं पढ़ी है, मेरे पास बहुत लिमिटेड ज्ञान है, मेरी वोकैबुलरी बहुत बहुत बड़ी नहीं है। अब मुझको बहुत कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई शब्द ऐसा आते हैं, कुछ समझ आता है ये शब्द है क्या, बट मुझे तो मैंने यही आश्चर्य किया हो है, रहा और है पर मैंने कोशिश ये की है कि जो आम बोलचाल के शब्द हों, वो चाहे आपने मेरी कुछ कविताएं भी शायद पढ़ी है, तो आप चाहे मेरी कविताओं में देखें, आप चाहे आप मेरे लिखे हुए शोज में देखें, आपको कभी भी कोई बड़ा शब्द नहीं मिलेगा, बड़ा थॉट मिलेगा आपको। आपके विचार बड़े होने चाहिए, आपके शब्द बड़े नहीं होने चाहिए, शब्द सिंपल होने चाहिए, ताकि वो विचार, बड़े विचार जो है वो आपके अंदर तक पहुंचे। शब्द सिंपल में पहुंच जाए तो बेटर। जी। बिल्कुल विचार बड़े होने चाहिए, शब्द भले ही बड़े ना हो, और बहुत ही बोलचाल की भाषा में
अपनी बातों को, अपने स्क्रिप्ट को लोगों तक पहुंचाएं और सीधे वो जरूर जहन में दस्तक देगी और आप काफी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और पीयूष ठाकुर बार बार बहुत ही एक सवाल लेने आप के लिए मुझ उनको पर जोर डाल रहे आप हैं। उनको वहीं बुला कह लीजिए, वो रहे इंटरव्यू लेना प्लीज, चाहते हैं। प्लीज आप ये सवाल जरूर रघुवीर जी से पूछें कि आपके लिए फिल्मों में लिखना और टीवी के लिए लिखना, इन दोनों में क्या फर्क है? ओके। टीवी में आपको आजादी मिलती है अपने कैरेक्टर से अपने बहुत खेलने की और बहुत फुर्सत में जाने की। हालांकि पेस आपको मेंटेन करना पड़ता है, डेफिनेट पेस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन आप हर एक चीज के साथ में बहुत प्यार से खेल सकते हैं, आप कहानी को थोड़ा खींच सकते हैं। लेकिन आपकी फिल्म राइटिंग जो होती है, फिल्म राइटिंग में आपके मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ अभी, फिल्म राइटिंग में आपके कहानी को बहुत लंबा खींच नहीं सकते हैं आप। आपको एक एक कहानी का एक धागा होता है, उसको पकड़ के उसी धागे के आसपास की चीजों को बना के आपको खत्म करना पड़ता है। टेक्निकली अगर जाएं तो फिल्म के सीन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार 2 लाइन के, कभी 4 लाइन के, कभी 8 लाइन के, बहुत शार्प सीन्स होते हैं उसके। बहुत आपको जो डायलॉग स्पीच जो आपके होते हैं उनमें से भी आपको शब्द बीच में से निकाल के उनको शार्प करना पड़ता है। बहुत क्रिस्प राइटिंग होती है फिल्म राइटिंग। लेकिन टीवी की राइटिंग जो होती है वो थोड़ी सी बही हुई राइटिंग हो सकती है, वो आप पूरा निचोड़ आप निकाल के उसमें लेके आ सकते हैं इमोशन। फर्क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज टीवी जो है वो घर में बैठे हुए, फ्री में बैठे हुए लोग देखते हैं, उनके पास में वक्त होता है। और फिल्म में 2 घंटे में आपको पूरी कहानी कह जानी है, अपना थॉट कह जाना है, छाप छोड़ जानी है, असर छोड़ जाना है। टीवी में आपने आज गंवा दिया मौका तो आपको कल फिर मौका मिलेगा। फिल्म में कल मौका नहीं मिलता। फिल्म फ्राइडे को आती है, सैटरडे को उतर जाती है अगर आपकी अच्छी फिल्म नहीं है तो। दैट वे फिल्म इज मोर चैलेंजिंग, बट टीवी क्योंकि रोज लिखना पड़ता है इसलिए इन दैट सेंस चैलेंजिंग ऑल्सो। एंड आई होप पीयूष जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि रघुवीर जी ने सही कहा था कि हम कैरेक्टर्स बनाते हैं, उसमें जान फूकते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तो ये चीज सही है क्योंकि जो डेली सोप्स है इसमें आप यही करते हैं, कहा जा सकता है। बिल्कुल, हाँ। सर, आपने कविता की बात की, क्या आपको कोई कविता अपनी याद है? अगर याद हो या फिर आपके सामने पड़ी याद हो तो तो मैं नहीं है, कि बट आप आज ही मैंने, सुनाए। हाँ, आज ही एक लिखी है मैंने कविता, और आज डाली थी फेसबुक पे, तो वो मैं आपको सुना सकता हूँ। जरूर सर, जरूर। ये है वो लोग जो अगली सुबह चाइना पर हमला कर उसे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं हमारे 20 मरे तो उनके 100 मार के आओ, ऐसे सेनानियों के लिए। हिमालय की किसी घाटी में एक जख्मी सोल्जर के दिल की बात। सुना है इस बरस दिवाली थोड़ी देर से मनेगी, तुम्हारे घर तो दिए जलेंगे, मेरे घर की दीवार शायद सुनी रहेगी। तुम अपनी माओ से जिद करोगे, लड्डुओं में मीठा कम है, मेरी माँ इस उम्मीद में कि शायद किसी से मैं उतर जाऊं, हर आती जाती बस को तकेगी, मेरे घर की दीवारें शायद सुनी रहेगी। तुम्हारी बहनें तुम्हारे लाए नए कपड़ों में सजी भाई के तोहफे को गांव भर दिखाएगी, मेरी बहन की आंखें मेरी तस्वीर के सामने रो रो थकेगी, मेरे घर की दीवारें शायद सुनी रहेगी। तुम्हारे बच्चों के हाथों फुलझड़ियां होंगी, नन्हे पांव दुनिया नापने दौड़ेंगे, मेरे बच्चों की जिंदगी मेरी यूनिट के एक फोन पे जा रुकेगी, मेरे घर की दीवारें शायद सुनी रहेगी। तुम्हारा प्यार तुम्हारी हमसफर लाल जोड़े चूड़ियों भरे हाथ छमछमाती पायल की लय में पानी भरे बादल से झूमेगी, और मेरी पत्नी सिंदूर की लाल लपटों में सती सी बन जलेगी, मेरे घर की दीवारें शायद सुनी रहेगी। कितना आसान था तुम्हारे लिए, जाओ लड़ो कह देना, एक बार मुझसे भी पूछ तो लेते, इंसान हो कि नहीं, अरमान है कि नहीं, परिवार है कि नहीं, प्यार है कि नहीं। तुमने तो बस रणभेरी बजाई है, गोली तो मैंने खाई है। बहुत बहुत आत्मविभोर, बहुत भावुक हो गई मैं ये कविता सुनकर। अभी तक मैंने जितने आपसे प्रश्न किए
वो प्रश्न हंसी मजाक वाले थे, कुछ सुनने वाले समझने वाले, अच्छा इंटरव्यू सेशन चल रहा था सर। लेकिन वाकई में यकीन मानिए जितने लोग सुन रहे होंगे वो भावुक हो गए होंगे, और वाकई में मेरे घर की दीवारें आज सूनी रह जाएंगी। अ, मुल्क ये नहीं देखता है, मुल्क ये नहीं देखता है कि कितनी जाने गई। उन जानों के पीछे का परिवार, माँ, बहन, भाई, बाबा, पत्नी, बच्चे किस भावना से गुजर रहे होंगे। लेकिन मुल्क तो मुल्क है, मुल्क शहादत मांगती है, मुल्क से आगे, मुल्क से ऊपर कुछ नहीं होता है कहते हैं, लेकिन एक इंसानियत भी होती है। वो मैं कहती हूँ वो वक्त ही क्यों आए जब आज तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, आज इंसान चांद तक पहुंच गया, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, तो इंसान की सोच, चाहे वो किसी भी मुल्क की बात हो, इंसान की सोच वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती कि हम क्यों लड़े, हम इंसानियत को जरखेज करने में, इंसानियत को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में क्यों ना काम करें, क्यों इंसान को खत्म करें। आज कोरोना काल हम सबको क्या सिखाया है कि जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तकनीक, ये बम विस्फोट, ये जाने, ये सब कोई मायने नहीं रखती है। आज सिर्फ मायने रखती है तो हमारा परिवार, हमारे हमारा इंसानियत, हमारी सोच, और कहीं ना कहीं भविष्य, देश का भविष्य, इंसान। तो आपने ये जो एक कॉमन थिंग में जो एक किसी भी सोल्जर, जरूरी नहीं है इस मुल्क, इस देश, इस कंट्री, किसी भी कंट्री, किसी भी, जो एक कॉमन थिंग जो आपने अपनी कविता के मार्फत से बताया, तो बहुत ही भावुक कर देने वाला है, सोचनीय है। ये हर मुल्क के सरकार को सोचना चाहिए जो भी। और हमारी सरकार तो बहुत ही अच्छा काम करती है, हम पहले कभी कदम नहीं उठाते हैं। हम, भारत शांति का देश है, हम पहले कभी कदम नहीं उठाते हैं, और भारत हमेशा के मुल्क के सैनिकों की इज्जत करता है। लेकिन अ, मुल्क शहादत मांगता है, और मुल्क से ऊपर तो कुछ नहीं होता है, मैं भी यही अंत में कहूंगी। लेकिन वाकई में सर आपकी कविता बहुत भावुक करने वाली है सर। वक्त हो चला है कि आपसे विदा ले, लेकिन ये विदा नहीं होगी सर, अलविदा नहीं होगी सर, ये विदा होगी, और हम फिर मिलेंगे सर। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये विराम नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है, ये अल्प विराम है। रघुवीर शेखावत सर, हम चाहेंगे कि आप गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं, और फिर से पोएटिक आत्मा के मन से जुड़े सर। जाते जाते आप उन यंगस्टर्स को, उन यूथ को क्या कुछ संदेश देकर जाना चाहेंगे, जो खुले तौर पे मैं कहती हूँ कि जब भी सुनती हूँ कि कोई 16 साल का की लड़की, लड़का, 10 साल का लड़का आत्महत्या कर रहा है, 16 साल की लड़की, लड़का जो इतना अच्छा कर सकते थे वो आत्महत्या कर रहा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यूथ को, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आज भी हैं और आपका शो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे सर बस ये कहना जाने से चाहूंगा कि पहले। हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी वजह से इस तरह की बात सोचते हैं, या जिस भी वजह से दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, आप हमेशा अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या आज से 5 साल बाद ये वजह मायने रखेगी? क्या ये मेरी जिंदगी का अंत है? क्या इसके अलावा कोई और फ्यूचर नहीं है? क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? क्या इसके अलावा कोई और मेरी जिंदगी में आएगा नहीं या आएगी नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैंने लाइफ से सीखी है और मैंने अपने अनुभव से देखा, मतलब देख के अनुभव लिया है, कि ईश्वर ना हर इंसान को खुश होने का मौका देता है। अभी आपके ऊपर है कि आप उस मौके को पकड़ पाते हैं और निभा पाते हैं। आपकी जिंदगी में अंबानी बनने का मौका एक तो आएगा ही आएगा। अगर आप बाकी चीजों में उलझे रहे तो शायद वो मौका आप देख ही नहीं पाएंगे। तो अंबानी बनने का मौका जो अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। तो अपनी आंखें खुली रखिए, और कोई भी काम करें आप, वो पूरी शिद्दत से करें। आप अपने 100% एनर्जी अगर आप उस वहां देते हैं, उस काम को देते हैं, तो ही आप उस काम में कुछ बड़ा कर पाएंगे। नहीं तो एवरेज दुनिया तो बहुत सारी है, और बड़ा करना है तो जब आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। जो भी काम जिस वक्त आपके हाथ में हो, 100% उस काम को दें, आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो जो सबसे बड़ी शक्ति है, ईश्वर, वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। आज आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ में बुरा हुआ है,
लेकिन 3 साल बाद आप शायद उसी बात पर हंसे हैं कि मैं उस बात पे कितना रोई थी या रोया था, कि वो तो बहुत बेवकूफ़ी भरी बात। तो इसलिए ज़िंदगी में हिम्मत बनाए रखें, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें और सब अच्छा ही होगा। इवेंचुअली आप भी अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए घूम के, आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा ही किया था। बस इतना कहूँगा। बिल्कुल जो भी काम करे शिद्दत से काम करे, ईश्वर आपको खुश होने का और कुछ हासिल करने का एक अपॉर्चुनिटी, खुश होने का तो कई बार ईश्वर मौका देते हैं, लेकिन कुछ हासिल करने का कम से कम एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर तो देते ही हैं। तो ये मत समझिए कि ये आपका ये अंत है, नहीं। अंत जब भी होता है उसको अंत कर दीजिए, उस सोच को अंत कर दीजिए और वहां से एक नई शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए आप, जैसे रघुवीर शेखावत सर ने कहा कि 3 साल बाद, 5 साल बाद आप पीछे मुड़कर जब अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगे कि कितनी छोटी सी सिली सी चीज पर, सिली सी छोटी सी गलती पर मैंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया था, या फिर मैं डिप्रेशन में जा रहा था। तो ये मत कीजिए। आपके परिवार आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ऊंचाइयां पाना है आपको। तो इसी के साथ रघुवीर सर, आपसे बात करके वाकई में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी मिली रघुवीर सर। और एक और चीज जो कि मैंने आपको नहीं कहा कि आपको इतने सारे सम्मानों से नवाजा गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, और आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत अनेकों अनेक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो जी इसी बात से, इसी मुस्कुराहट से, इसी पॉजिटिव सकारात्मक मुस्कुराहट से हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं, फिर से वापस एक और इंटरव्यू सेशन में आने के लिए। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है।